इनक्रेडिबल कारपेंटर। हाय दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने एक अनोखा रहस्यमय बढ़ई की कहानी के छठे एपिसोड के साथ। दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड मिस किया है तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछले एपिसोड को सुन लें ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं अब हम अपनी कहानी की ओर। ऐ बच्चे, तूने मुझे क्यों बुलाया? मुझे मेरा मकसद बता, वरना मैं तुझे ही मार डालूंगी, चुड़ैल ने कलाधर से कहा। कलाधर जिस चीज को जिस मकसद के लिए बनाता वो चीज अपना काम करके वापस बेजान हो जाती, पर आज कलाधर चुड़ैल को बनाते वक्त उसके दिमाग में उसके लिए कोई मकसद नहीं था। वो बस बेख्याली में उसे बनाता चला गया। अब चुड़ैल उससे अपना मकसद पूछ रही थी, वरना वो कलाधर को ही मारने की धमकी देती है। अचानक कमरे में कलाधर की माँ आती है और चुड़ैल को देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। शांति की चीख सुनकर श्याम दौड़ा हुआ कमरे में आता है, जो बगल के कमरे में खाना खा रहा था। चुड़ैल कलाधर के गले को अपने पंजे में कस लेती है। श्याम सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी शांति चिल्लाते हुए बोलती है, इस चुड़ैल के बाल जल्दी से काट दीजिए। श्याम तेजी से चुड़ैल की तरफ बढ़ता है और उसकी बाल को मुट्ठी में पकड़कर चाकू से काट देता है। चुड़ैल देखते ही देखते धुआं बन जाती है और वापस लकड़ी में तब्दील हो जाती है। आज तो इस लड़के ने अपने साथ साथ हम सब की जान दांव पर लगा दी थी। श्याम कलाधर का हाथ पकड़ता है और, बेटा कलाधर, आज तुम मुझे वचन दो कि तुम कभी भी अपने हाथों से कोई कारीगरी नहीं करोगे। वचन दो मुझे, वचन दो। श्याम कलाधर से वचन मांग रहा था, एक 10 से 11 साल के बच्चे से। कलाधर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो चुड़ैल की वजह से डर गया था और अब पिताजी की कड़कदार आवाज और डांट से वो और डर गया। कलाधर ने कहा, पिताजी मैं वचन देता हूं फिर कभी कुछ नहीं बनाऊंगा। बेटा, अगर आज के बाद तुमने कभी कुछ बनाया तो मैं तुम्हारे हाथ ही काट दूंगा, फिर तुम कभी कुछ बनाने लायक भी नहीं रहोगे। श्याम ने ये सब बात सिर्फ अपने बेटे को डराने के लिए ही बोल रहा था। दोस्तों, हम कलाधर के बचपन में इस वचन का राज जानने के लिए आए थे और वो हम जान चुके। क्या कलाधर अपने वचन पर कायम रहता है? कलाधर की जिंदगी में और क्या क्या घटना होने वाली थी, ये हम कभी और जानेंगे। फिलहाल तो हम वापस कलाधर के उस समय काल में आते हैं जब कलाधर 18 साल का था और अपनी माँ से जंगल से लाई लकड़ी से पलंग बनाने की बात कह रहा था और उसकी माँ उसे पिता से किया हुआ वचन याद दिलाती है कि उसने पिता को वचन दिया था कि वो कभी कोई कारीगरी नहीं करेगा, जिस पर कलाधर कहता है कि पिताजी के साथ अब उनका वचन भी चला गया। दोस्तों, इस विषय में जानने के लिए कहानी के सभी पिछले एपिसोड आप सुन सकते हैं। कलाधर पलंग बनाना शुरू कर देता है और पलंग बनाते बनाते वो अपने पिता की यादों में खो जाता है। श्याम एक बहुत ही अच्छा पिता था जिसने अपने परिवार की हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया था। कलाधर मानसिक तौर पर थोड़ा कमजोर था, पर उसके पिता ने उसे बचपन से ही मानसिक तौर पर मजबूत रहना सिखाया था। श्याम की मौत कलाधर और उसकी मां के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। श्याम पिछले कुछ वक्त से बीमार था, उसकी जान बचाई जा सकती थी अगर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती, अच्छे अस्पताल होते। कलाधर अपने पिता की मौत का जिम्मेदार अपने राजा वीरदास सिंह को समझने लगा था, क्योंकि राज्य की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, खेती के लिए आबपाशी नहरों की लचर व्यवस्था, राज्य के गरीबों, किसानों और लोगों के लिए कोई खास व्यवस्था का ना होना, ये सब बातें कलाधर के दिल में राजा के लिए जहर घोल रही थी। राजा के बारे में सोचकर ही उसके चेहरे में राजा वीरदास के लिए नफरत झलकने लगती थी। कलाधर ने बहुत ही तेजी से पलंग तैयार कर लिया, पर यह पलंग कुछ खास होने वाली थी। उसने पूरे 2 दिन लिए पलंग को तैयार करने में। पलंग का सारा ढांचा वो कुछ ही देर में तैयार कर चुका था, पर उसे एक शाही शक्ल देने में, उसे सजाने में उसे 2 दिन लग जाते हैं। बेटा, ये क्या इतनी खूबसूरत पलंग बना दी तूने? आज पता नहीं तेरे पिताजी होते तो खुश होते या गुस्सा होते, पर मैं बहुत खुश हूं। ये बताओ, ये पलंग कोई खुराफात तो नहीं करेगी ना? ये एक मामूली पलंग है ना बेटा? तूने किसी और मकसद के लिए तो नहीं बनाया ना? तुम इसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा लोगे ना? शांति धड़ाधड़ एक के बाद एक कई सवाल कलाधर पर दाग देती है। माँ, थोड़ा ठहर जाओ,
ये सिर्फ एक मामूली सी पलंग है। कलाधर ने अपनी माँ को दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद रात हो चुकी थी। कलाधर और उसकी माँ शांति सोने के लिए चले गए थे। रात को अजीब घटना होती है। पलंग अचानक अपनी जगह से हिलने लगा और आंगन से बाहर की तरफ बढ़ने लगा, मानो पलंग के चारों पांव सचमुच के पैर या पहिए हो। आंगन का दरवाजा बंद था कि तभी पलंग का एक पांव पलंग से अलग होकर हवा में उठ गया और दरवाजे की कड़ी को जोर से मारा, जिससे दरवाजा खुल गया। फिर पांव वापस पलंग में जाकर लग गया और पलंग आंगन से निकलकर बाहर की तरफ चलने लगा। आखिर क्या और क्यों हो रहा था ये? जाहिर है कलाधर ने पलंग को कोई आदेश यानी मकसद दे रखा था, क्योंकि कलाधर की बनाई चीजें जिंदा हो जाती है तो वो अपने मकसद के तहत ही काम करती है, नहीं तो अपने मालिक से अपना बनाए जाने का मकसद पूछती है। कलाधर सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। सुबह निकलने से पहले घर से कुछ जरूरी सामान उठाता है और फिर वो भी बाहर की तरफ चल पड़ता है। कुछ समय बाद दोपहर का वक्त था। बाजार में काफी चहल पहल थी। बाजार के एक हिस्से में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। ये भीड़ क्या थी? ये भीड़ थी कलाधर के पलंग के सामने, जहां एक साइड पलंग थी और दूसरी साइड कलाधर खड़ा था। दरअसल रात को पलंग खुद से चलकर बाजार आई थी, जब बाजार में कोई ना था। कलाधर के लिए वैसे भी इतनी बड़ी पलंग अकेले लाना उसके बस की बात ना थी, इसलिए शायद पलंग को कलाधर का आदेश पहले से ही मिला हुआ था। इसलिए ही शायद कलाधर भी सुबह सूरज निकलने से पहले ही बाजार आ गया था, ताकि वो पलंग के पास जाकर बैठ जाए। पर यह भीड़ क्या उस पलंग को देखने के लिए थी, जो अब बिल्कुल एक साधारण पलंग की तरह खड़ा था? पलंग दिखने में किसी शाही पलंग की तरह खूबसूरत लग रहा था, पर यह भीड़ पलंग की खूबसूरती की वजह से नहीं थी, बल्कि पलंग पर लगी उस तख्ती की वजह से थी जिस पर पलंग की कीमत लिखी हुई थी। पलंग की कीमत, राजा की गद्दी। जी हाँ, लोग इस तख्ती की वजह से ही पलंग के पास भीड़ लगाकर खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। ये लड़का पागल हो गया है क्या? आज तो जान से जाएगा बेचारा। राजा को बस खबर होने की देर है, उसके सिपाही आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद वाकई सिपाही आ जाते हैं। वो 10 सिपाही थे और इनका लीडर घोड़े से उतरता है। सिपाहियों, इस बढ़ई को गिरफ्तार करो और इसका पलंग भी कब्जे में ले लो। सिपाही कलाधर को गिरफ्तार कर लेते हैं और पलंग को भी कब्जे में ले लेते हैं। कलाधर कोई भी प्रतिरोध नहीं करता है, चुपचाप अपनी गिरफ्तारी दे देता है। कलाधर को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन राजा के सामने उसकी पेशी थी। अगले दिन रोज की तरह दरबार लगता है। 1-2 अपराधियों और फरियादियों को सुनने के बाद कलाधर का नंबर आता है। कलाधर को राजा के सामने पेश किया जाता है। दरबार में पलंग भी मौजूद थी, जिस पर वो तख्ती भी टंगी हुई थी जिस पर लिखा था पलंग की कीमत, राजा की गद्दी। महाराज, इस बढ़ई जिसका नाम कलाधर है, जो एक माहिर बढ़ई श्याम का बेटा है, कल बाजार में एक पलंग को बेचने बैठा था जिस पर इसने पलंग की कीमत, राजा की गद्दी लिख रखी थी। इसलिए इसे राजगद्दी के अपमान करने के इल्जाम में इसे गिरफ्तार किया गया है। कलाधर को दरबार में पेश करने वाले ने राजा को उसके गिरफ्तार करने का कारण बताया। क्या यह सच है? आखिर ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे इस पलंग में? तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? राजा ने कलाधर से पूछा, जो उसकी पलंग को चारों तरफ से देख रहा था। नहीं महाराज, मेरी पलंग की कीमत आज भी वही है जो कल थी। कलाधर बड़े ही आत्मविश्वास से राजा से कहता है। तो फिर तुम मुझे इसकी कीमत का राज बताओ। आखिर किस बिना पर तुम इसकी कीमत मेरी राजगद्दी के बराबर बता रहे हो, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने कलाधर को चेतावनी देते हुए पूछा। महाराज, मेरी पलंग की कीमत का राज जानने के लिए आपको एक रात इस पलंग पर सोना होगा। कलाधर ने राजा से बहुत ही आत्मविश्वास से ये बात कही थी। क्या तुम ये बात इसलिए कह रहे हो ताकि तुम एक रात के लिए अपनी सजा को टाल सको? राजा ने कलाधर से पूछा। राजा, महाराज, सजा आज मिले या कल क्या फर्क पड़ता है, पर आप अगर इस पलंग पर सोए बिना ही मुझे सजा देंगे तो आपको ये राज फिर कभी पता नहीं चलेगी। कलाधर ने फिर से बड़े ही आत्मविश्वास से भरकर ये बात कही थी। कलाधर के आत्मविश्वास को देखकर राजा सोच में पड़ गया और वो कलाधर को गौर से देखने लगा।
सिपाहियों, इसे जेल में ले जाकर बंद कर दो, हम इसका फैसला कल करेंगे। सिपाही कलाधर को ले जाकर जाने लगते हैं कि तभी, महाराज, मेरे पलंग पर सोना पर नींद में ना सोना। कलाधर जाते हुए राजा से ऊंची आवाज में कहता है। सिपाहियों ने कलाधर को वापस जेल में ले जाकर बंद कर दिया। फिर राजा अपने महल के नौकरों से कहता है, ये पलंग मेरे कमरे में ले जाकर रख दो, आज रात मैं इसी पर सोने वाला हूं। राजा रात को जब अपने कमरे में पहुंचता है तो पलंग को चारों तरफ से गौर से देखता है। उसमें कुछ भी अजीब ना था। महाराज, मेरे पलंग पर सोना पर नींद में ना सोना। राजा वीरदास को कलाधर की वो बात याद आती है जो उसने आखिरी बार कही थी जब सिपाही उसे पकड़कर ले जा रहे थे। उसने ऐसा क्यों कहा था? राजा सोचता है। फिर राजा अपने कमर में लगी हुई खंजर को निकालता है और अपने हाथ की हथेली को खंजर से काट देता है। हथेली अब लहूलुहान हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, राजा ने अपने जख्म पर नमक और मिर्च का थोड़ा सा छिड़काव करता है, जिससे उस जख्म का दर्द हद दर्जे की तेजी से बढ़ जाता है। उसके बाद जख्म को एक कपड़े से बांध देता है और फिर पलंग पर लेट जाता है। अब ये दर्द मुझे सोने नहीं देगी, लेकिन अगर उस बढ़ई की बात गलत साबित हुई और मैंने इस पलंग की कीमत का राज ना जाना तो अपनी हथेली के बदले उसके दोनों हाथ काट दूंगा, ताकि आगे से वो कुछ बना ही ना सके, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए। अब देखता हूं क्या वाकई इस पलंग की कीमत मेरी राजगद्दी के बराबर है। राजा इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था और आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि कलाधर ने उससे कहा था कि पलंग पर सोना पर नींद से ना सोना, इसलिए वो आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। राजा को पलंग पर लेटे हुए 2 घंटे बीत चुके थे। कमरे में रोशनी नहीं थी, कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। तभी कमरे में आहट होती है। पलंग का एक पांव पलंग से अलग हो जाता है। उसके बाद वो पांव बोलना शुरू करता है। साथियों, मैं बाहर घूमने जा रहा हूं, तुम तीनों पलंग को ऐसे थामे रहना कि राजा की नींद खराब ना हो। पहला पांव बहुत ही धीमी आवाज से पलंग के तीनों पांव से बोलता है। दूसरा पांव, ठीक है, हम पलंग को थामे रखेंगे और राजा की नींद टूटने नहीं देंगे, पर तुम जल्दी आना, हम भी नगर घूमने जाएंगे तुम्हारे आने के बाद। दूसरा पांव पहले पांव से बोलता है। उसके बाद पहला पांव बाहर चला जाता है। हाय दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो? दोस्तों, चैनल अभी बिल्कुल नया है, इसलिए हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सोलराब। थैंक यू दोस्तों।